नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राग विराग उपन्यास का तीसरा अध्याय, लेखिका मालती जोशी। आगे की 2 अध्याय आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे तथा आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में मेरा नाम फोटो के साथ छपा था। उन दिनों बीए में पढ़ रही थी, हुलसते हुए ही कॉलेज पहुंची। अब तक किसी ने मेरा नोटिस नहीं लिया था। अब सब जान जाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ। सहपाठियों ने मेरा स्वागत विचित्र ढंग से किया। लड़कियों ने मुझे देखते ही नजरें झुका ली, पर कई लड़कों के चेहरे शरारत से मुस्कुरा उठे। अपनी सीट पर बैठते हुए मैंने देखा ब्लैक बोर्ड पर मेरी अखबार वाली फोटो चिपकी है, जिसके नीचे चौक से लिखा हुआ है, कोयल काली होती है। इतनी दारुण अवमानना जीवन में पहली बार सही थी और सारा दिन मैं ऊपर सिर न उठा सकी। शाम को पंडित जी के यहाँ पहुंची तो वे उस समय भी गदगद थे। जिया से वैसे भी संगीत चर्चा कम ही करते थे, पर मगन भाव से गेहूं फटकती हुई जिया से उन्होंने कहा, कल तुम्हारी इसी बिटिया ने क्या बसंत गाया था, वाह! सबके चेहरे फीके हो गए। पंडित जी, मैंने गंभीर होकर कहा, आपने मुझसे वसंत ही क्यों गवाया? मैं कोयल की तरह काली हूं इसलिए ना? यह क्या कह रही हो कन्नू? वे हैरान थे। मैंने सुबकते हुए उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे बोले, उन्होंने तुम्हें कोयल कहा है, यही ना? तुम्हारे स्वर के सौंदर्य को तो वे लोग अनदेखा नहीं कर सके। बस इसी का लोहा सब में मनवाना है और वे एक दिन मानेंगे। तब मैंने सोचा कि शायद बाबूजी ने यही कुछ सोचकर मुझे उनके चरणों में डाल दिया होगा। बहुत दिनों बाद फुर्सत वाला रविवार मिला था। मनोज 4-5 दिन के लिए घर गए हुए थे। नौकरी के बाद वे पहली बार अपने परिवार से मिलने गए थे, वह भी इसलिए कि पॉलिटेक्निक में उनका दाखिला हो गया था। उन्हें मालूम था कि सेशन शुरू होने के बाद वे फिर इतना समय ना निकाल पाएंगे। मुझे लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए पंडित जी के पास से उठने पर मैं जिया के पास आ बैठी थी। पहले दिन जिया मुझे बहुत बेसुरी लगी थी, पर जैसे जैसे परिचय बढ़ता गया मैं उनके स्वभावगत माधुर्य से परिचित होती गई। उनकी बोली में मुझे अपने ननिहाल की सौंधी गंध आती। इतने सालों तक महानगर में रहने के बावजूद ना तो उनकी भाषा बदली ना स्वभाव। उनके निश्चल वात्सल्य की छांव में 2 घड़ी बैठ लेना बहुत अच्छा लगता था। बहुत दिनों बाद सुयोग बना था, इसलिए बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी पंडित जी ने आवाज दी, अरे इधर देखो कौन आया है। और इससे पहले कि हम उठकर देखते, एक गोरी चिट्टी महिला भीतर प्रविष्ट हुई। उन्हें देखते ही जिया बाहें पसार कर उठ खड़ी हुई और उन्हें अंक में भर लिया। गले मिलते ही दोनों ने जो बिसुरना शुरू किया कि बाहर का सुरीला शोर अपने आप थम गया। जिया के साथ मैं भी उठ खड़ी हो गई थी और अब असमंजस में थी कि क्या करूं। वह रुलाई खुशी की थी या दुख की, यह भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए चुपचाप खिसक लेना ही अच्छा नहीं लग रहा था। जब कुछ भी समझ में नहीं पड़ा तो मैंने वह दाल समेटनी शुरू कर दी जो मैं जिया के साथ बिनवा रही थी। बिनी हुई दाल डब्बे में भरकर यथास्थान रखा ही अनबिनी दाल पतीली में रखकर उस पर थाली ढक दी। बोरी उठाकर पिछवाड़े आंगन में फटकार कर रख दी। इस बीच वह युगल रुदन थम गया और दोनों बैठ गए। हाथ धोकर मैंने 2 गिलासों में पानी डाला और उनके सामने रखते हुए बोला, जिया चाय बनेगी? जिया को जैसे अब मेरी उपस्थिति का भान हुआ। हुलसते हुए बोली, कन्नू, ये हमारी लाहौरी है, मनोज की अम्मा। आश्चर्य! मुझे पहले ही ख्याल क्यों न आया कि दोनों में कितना साम्य है। बस जिया के भाल पर दिप दिप करती बिंदिया और उन पर बिंदी भर नहीं थी। कन्नू, वह जैसे चौकन्नी हुई। मतलब? कल्याणी? हाँ, जई नाम है, हमें नालयित बनत है। ओह, तो यही है वो हुस्न परी जिन पर मुन्ना राजा मरे जा रहे हैं। हम दोनों अवाक। वाह जिया, खूब देखभाल की भांजे की। हम तो वहां दुल्हन ढूंढने बैठे हैं तो तुमने हमारे घर में आग लगा दी। ऐसो का हो गए हो? अब होने को बाकी भी क्या रह गया है? हम तो समझते थे कि गाना भर सिखाते हैं, पर हमें क्या पता कि प्रेम की प्यार की किताब खोले बैठे हैं। ये गवैये बजवैये सब एक से ही तो होते हैं। तभी तो अम्मा ने हमें कभी तुम्हारे पास ना भेजा। और अब किसकी भेजी हुई आई हो? पंडित जी ने द्वार पर खड़े खड़े दहाड़ा। ऐसा दहाड़ा कि हम लोग सब कांप गए, पर आगंतुक को कुछ नहीं असर हुआ। उतनी ही कड़कदार आवाज में जवाब दिया,
मेरे बेटे ने, वह गधा इस पद्मिनी से ब्याह रचाना चाहता है। अभी नौकरी के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए और उसके पंख निकल आए। यह भी होश न रहा कि घर में जवान बहन कुंवारी बैठी है। यह तुम्हारा अपना मामला है, घर में निपटो, यहाँ गालियां बकने क्यों आई हो? गाली? गाली किसने दी? खरी बात कह रही हूँ, तभी तो लग रही है। आपकी शय मिलती रही है तभी तो उसकी यह हिम्मत हुई है, नहीं तो आज तक उसने कभी किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। और अब आंख पड़ी भी तो किस पर? शब्द में जितनी घृणा उड़ेल सकती थी उतनी ही उड़ेल कर उन्होंने मुंह बिचका दिया। पंडित जी दरवाजे में खड़े थे, इसलिए इतनी देर लिहाज किए रही, पर जब असहनीय हो उठा तो उन्हें परे धकियाकर मैं बाहर निकल आई। मनोज पर इतना गुस्सा आ रहा था। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। क्या यह सोचा था कि मैं तो एक पांव पर तैयार खड़ी हूँ, उनके कहने पर की देर है? और वैसे उन्होंने गलत नहीं सोचा था। पिछले कुछ दिनों से यही सपना मैं बार बार देख रही थी, पर हर लड़की की तरह मैंने भी तो चाहा था कि यह बात कोई मेरे कानों में मधुबंती की मंदिर स्वरावली में गुनगुना कर कहे। यह क्षण मेरे जीवन में वासंती हवा का झोंका बनकर आए। यह पल मेरे मन के आकाश में शरद पुनों की चांदनी बनकर उतरे। प्राण पावड़े बिछाकर मैं उस मंदिर क्षण की प्रतीक्षा करती रह गई और कोई जैसे मुंह पर थूक कर चला गया। और अब यह मुंह लेकर पंडित जी का सामना कैसे करूंगी? क्या सोचा होगा उन्होंने? उनके अकृत्रिम स्नेह का मैंने यही प्रतिदान दिया है। उस अजात शत्रु को मेरे कारण आज क्या क्या न सुनना पड़ा। रविवार की शाम अपने पूरे यौवन पर थी। सड़क पर वाहनों का रेला सा बह रहा था। मन तो हुआ कि कूद पड़ूं किसी गाड़ी के आगे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। पर एक और बेवकूफ़ी करके मैं अपने ऋषि तुल्य गुरु को और संताप न देना चाहती थी। और फिर इस अभागे देश में कुंवारी लड़की का मरना भी तो निरापद नहीं। 100 विवाद उठ खड़े होंगे। माँ भैया कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे और फिर इस तरह चुपचाप मरने से फायदा? एक बार मनोज से जवाब तलब तो करना ही है। मेरा इस तरह अपमान करने का उन्हें क्या हक था? बैंक से लौटकर चाय पी रही थी कि नीता ने आकर बताया, बुआ पंडित जी आए हैं। हिम्मत जुटाकर उनके सामने पहुंची। उस समय वे ड्राइंग रूम में भैया के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही सहज भाव से बोले, इधर से निकला तो एकदम याद आ गया कि कल तुम मंदिर जाने को कह रही थी। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। पूरे रास्ते कोई एक शब्द भी नहीं बोला। मंदिर पहुंचकर मैंने बेमन से प्रणाम किया और बाहर चबूतरे पर बैठ गई। पंडित जी निर्लिप्त भाव से आराधना करते रहे। गर्भगृह में खड़े होकर उन्होंने अपने गुरु गंभीर स्वर में शिव महिमा का पाठ किया, अपनी नियमित परिक्रमाएं पूरी की, फिर सबकी जयराम जी लेते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। जिसके लिए आतंकित थी वह क्षण सामने आ गया। कनू, उन्होंने पूछा, कल वाली बात क्या सही है? उत्तर में मैंने सिर झुका लिया। जवाब देती तो क्या, कैसे कहती कि मेरी मनोज से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई? और अगर कह भी देती तो क्या वे विश्वास कर लेते? क्या कभी मैंने भी यह सोचा था कि इतनी बड़ी बात मेरी सहमति के बिना ही कह दी जाएगी? हाँ, एक बात और पूछूंगा बेटे, तुम मनोज के रूप रंग पर रिझी हो या और कोई बात है? मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। कैसे कह देती? मैं तो इसलिए रिझी हूँ कि कोई पहली बार मुझ पर रिझा है। पहली बार किसी पुरुष ने मुझे नारी रूप में देखा है। पहली बार किसी ने मेरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया है। पहली बार मेरा अस्तित्व गाने वाली गुड़िया से कुछ ऊपर उठा है। उस घर में तुम्हारा स्वागत कैसे होगा उसकी झलक तो तुम्हें मिल ही गई होगी। जी, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। अच्छा हुआ जो कल तुमने अपनी होने वाली सास का स्वाभाविक रूप देख लिया। यह भ्रम कभी मत पालना कि वह तुम्हारी जिया की सगी बहन है। दोनों के स्वभाव में कोई साम्य नहीं। वह तो साक्षात चंडिका है। सारा घर उसके आतंक के साए में पलता है। पति भी जब तक जीवित रहा डरा डरा रहा। उसके परिवार में उसे ऐसा काट दिया कि जिंदगी भर बेचारा अकेलेपन की व्यथा में घुलता रहा। बड़ी बेटी के ससुराल वालों से ऐसी ही ठनी हुई है। बेचारी के लिए पीहर का रास्ता ही बंद है। लेकिन आप यह सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? मन अपने आप प्रश्न करने लगा। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं यह सब क्यों सुना रहा हूँ। उन्होंने जैसे मेरा मन पढ़ लिया। मैं तो तुम्हें केवल आगाह करना चाहता हूँ कि लड़का माँ के रौब में है। उसकी मर्जी के बिना वह कुछ भी नहीं करेगा। तुम दोनों की भावनाओं में कितनी गहराई है यह मैं नहीं जानता, पर यह जरूर कहूँगा कि मनोज कस्बे के कॉलेज का पढ़ा हुआ गंवई युवक है।
ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां एक अजूबा होती हैं। उनसे हंसना बोलना तो दूर, वे आंख उठाकर देख भी नहीं पाते। उसके घर के वातावरण के संबंध में बता ही चुका हूँ। पहली बार उसने यहाँ आकर खुली हवा में सांस ली है। संयोग समझ लो कि इसी समय तुमसे परिचय हो गया। मैं अपनी कोई राय तुम पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले तुम्हें आगाह जरूर करना चाहता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। मनोज छुट्टी से लौटे तो इतने उदास और बुझे बुझे से थे कि सारा गुस्सा पानी हो गया। पंडित जी की बात याद हो आई। सचमुच सचमुच बेचारे आतंक के साए में जीते रहे हैं, तभी तो माँ की बमबारी को सिर झुकाकर झेल गए होंगे। मुझे तो आश्चर्य कि अपने मन की बात कहने का साहस कहाँ से जुटाया होगा इन्होंने। शायद यह मेरी संगत का प्रभाव हो। इसके बाद तो हिम्मत ही जवाब दे गई होगी। तभी तो ऐसे लुटे पिटे से लौटे हैं। अपने ही बच्चों के व्यक्तित्व को इतना कुंद बना देने में उस औरत को ना जाने क्या सुख मिला होगा। पंडित जी ने ठीक कहा था। यहाँ आकर पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली है। पहली बार परिचय हुआ था तब मैं एक तरह से चौंकी ही थी। पहली भेंट में कोई इतना कैसे खुल जाता है, पर अब समझ में आ रहा है कि जिन्हें घर में मुंह खुलने का अवसर नहीं मिलता वे बाहर ऐसे ही चहकते रहते हैं। उनके घर के माहौल में मुझे यूं कुछ लेना देना नहीं था, पर इस समय तो मेरी अपनी खुशी, अपनी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि वह व्यक्ति कितना दब्बू है कि अपने सुख दुख की भी बात भी स्वतंत्र होकर सोच नहीं सकता। यदि मेरा सुख दुख भी इनके साथ नती है तो इसके लिए भी मुझे ही सोचना पड़ेगा, और मैंने एक बार की सोच लिया। मेरे इस आकस्मिक निर्णय से भाई लोग चौंक पड़े। अपनी इकलौती बहन के लिए उन्होंने इससे बेहतर घर वर की कामना की थी, पर विरोध किसी ने नहीं किया। माँ तो दामाद का रूप देखकर ही सारी हताशा भूल गई। मनोज के परिवार में एक अम्मा जी भर थी जिनकी स्वीकृति की आशा थी भी नहीं, और रिश्तेदारों से तो पहले से ही ठनी हुई थी। एक बार अपना निश्चय मनोज के गले उतारने के बाद सारा काम आसान हो गया। पंडित जी बहुत प्रसन्न नहीं लगे, पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी जाहिर नहीं की, बल्कि बारात उन्हीं के घर से चढ़ी। ससुराल की देरी पर मेरा परछन जिया ने ही किया। इस बात को लेकर दोनों बहनों में सदा के लिए गांठ पड़ गई। किसी की इच्छा अनिच्छा, वैर प्रेम को यहाँ परवाह भी किसे थी। आनंद पथ के दो यात्री सारी दुनिया को अंगूठा दिखाकर अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। सब कुछ सपना सा तो लग रहा था। अपने विवाह को लेकर कल्पना का ताना बाना मैंने बुना ही नहीं था, इतना अवकाश भी नहीं मिला। मन सदा और बातों में ही उलझा रहा। यह प्रसंग जीवन में आंधी की तरह अकस्मात उठा और मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। पलक झपकते ही मैं मनोज को वरमाला पहना चुकी थी। भैया ने बेमन से ही सही जो सामान दिया उसे लेकर अपनी गृहस्थी का श्री गणेश किया। विवाह बहुत प्रसन्न वातावरण में नहीं हुआ था, पर उससे हमारे उत्साह में कोई अंतर भी नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ चला। नौकरी मेरी भी थी, उनकी भी। शाम को वे क्लास भी जाते थे, बस उतनी ही देर को हम अलग होते थे। दिन तो दफ्तर में चला जाता था, पर शाम को घर पर अकेले रह जाना बहुत अकड़ था। अपनी महत्वाकांक्षा तब मुझे ही जहर लगती। वह शाम का समय ही मेरे लिए फुर्सत का समय होता था। कई बार मन होता तानपुरा लेकर बैठ जाऊं, कुछ गा लूं, गुनगुना लूं, पर तभी रसोई की टेर सुनाई दी जाती। माँ के यहाँ तो कभी चाय भी मैंने अपने मन से नहीं बनाई, पर इन दिनों पति को नित्य नए व्यंजन खिलाने का एक जुनून सा सवार हो गया। सुबह बिस्तर से बाहर निकलते निकलते 9 बज जाते थे। हाबड़ ताबड़ में चाय नाश्ता भी ढंग से का नहीं बन पाता था, पर शाम के खाने में मैं पूरी शक्ति लगा देती। रेडियो से, सहेलियों से, पत्रिकाओं से नई नई विधियां सीखकर उनका प्रयोग करती रहती। बेचारे मनोज मेरे इस अत्याचार को हंस हंस कर झेलते। पति की प्रशंसा पाने का सुख इन दिनों मेरा सबसे बड़ा प्राप्य था। रसोई में बचा समय इनके होमवर्क पर खर्च होने लगा। पता ही नहीं चला स्वर लिपि लिखने वाले मेरे हाथ बड़े मजे से कॉपियां भरने लगे, और मजे की बात तो यह थी कि मुझे उस शुष्क काम में भी अलौकिक काव्य नजर आने लगा। जीवन का रंग ही बदल गया। रविवार की दोपहर पंडित जी के यहाँ जाना एक भार लगने लगा। बड़ी आसानी से मैं 2-2 रविवार गोल कर जाती, और वे भी मुझसे उदासीन से हो गए थे। जाती तो निर्लिप्त भाव से कुछ बता देते, ना पहले की तरह डांटते फटकारते, ना अनुपस्थिति की कैफियत तलब करते। गाना बिल्कुल ही छूट गया हो ऐसी बात नहीं थी, बल्कि इतने दिनों तक मैं स्वरों के जंगल में भटक रही थी। सही सुर तो अब जाकर मिला। इतने सालों से जो सीख रही थी वे तो कोरे शब्द थे, उनका मर्म तो अब समझ में आया। अब तक तो केवल गाती थी, अब मैं गीतों को जी रही थी।
16 श्रृंगार करके रोज अटरिया पर बैठकर पिया की बाट जोहा करती। उनकी विरह में एक एक पल युग सा बीतता। वे जरा भी देर लगाकर आते तो रूठ जाती, कहती जाओ, जहाँ इतनी रात बिताकर आए हो वहीं लौट जाओ, अब यहाँ क्या लेने आए हो। वे मनुहार करने लगते तो लड़िया कर पूछ कहती, अच्छा जरा मेरी उलझी लटे ही सुलझा दो। सेज चढ़ते हुए वे कभी बैरन पायल को कोसती तो कभी कंगन को, जो झन झन करके मेरा रहस्य खोल देते। ऐसे में अड़ोस पड़ोस की जिज्ञासु औरतें मुझे बैरन सास और दुष्टानंद से कम न लगती। सुबह होती तो मेरी अलस नायिका कहती, अब तो जरा सो भर लेने दो, रात भर तो तुमने आंख नहीं लगने दी। मैं तो हैरान थी, उन रसिक मनीषियों ने कैसे कैसे सरस प्रसंगों को शब्दों में बांध दिया था। पहली राखी पर भैया मुझे लिवाने आए तो मैंने इन्हें भी ठेल ठाल कर भेज दिया घर। इनके मना करने के बावजूद रजनी के लिए एक अच्छी सी साड़ी साथ रख दी, पर मेरा यह सद्भावना मिशन फेल हो गया। 2 दिन बाद लौटे तो बेहद उखड़े हुए थे। अपनी सारी खींच मुझ पर उतारते हुए बोले, खुद तो अपनी माँ के यहाँ बैठकर आराम फरमाती रही और मुझे यहाँ भट्टी में झोंक दिया। मैं तो जानता था कि वहाँ जाकर क्या स्वागत होना है, बस चलता तो कभी वहाँ का रुख ना करता, पर रानी जी की जिद थी ना। 5 महीनों में पहली बार ये मुझसे इतने तिक्त स्वर में बोले थे। मैं समझ गई कि इस व्यक्ति का प्यार जितना आक्रामक है, गुस्सा भी उतना ही भयानक। फिर मैंने दिवाली पर कुछ नहीं कहा। 4-5 दिन की और छुट्टी लेकर हम बम्बई चले गए। शादी के बाद पहली बार बाहर निकले थे। रोज की आपाधापी से उबर कर मन तरोताजा हो गया। जेब की हालत जरा और अच्छी होती तो इस सुख का स्वाद और बढ़ जाता। फिर भी हमने इस नई आज़ादी का भरपूर आनंद लिया, पर घूमने का सारा मजा घर लौटते ही किरकिरा हो गया। अम्मा जी की एक बम मार का चिट्ठी हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। पिछले अनुभव से ये इतने बिफर गए थे कि इस बार त्योहार पर ना खुद गए ना रुपए भेजे। अम्मा जी का झल्लाना स्वाभाविक था, पर दुख इस बात का हुआ कि बेटे की लापरवाही का दोष बहू के सिर मढ़ दिया गया। चलो हम जाकर उन्हें मना लाए, मैंने कहा। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, वे गुर्राए। तो तुम अकेले ही हो आओ। नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा। क्यों? जहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं हो सकता उस घर में पाँव भी नहीं दूंगा। पति का यह एकांतिक प्रेम देखकर मैं गदगद हुआ, पर मेरे कारण वे अपने घर परिवार से कट जाएं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्हें शांत करते हुए मैंने कहा, कभी उनकी ओर से भी तो सोच कर देखो। हर माँ अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू की कामना करती है। अम्मा जी ने भी की होगी, इसलिए उनका निराश होना स्वाभाविक है। हमें उनकी भावनाओं को समझने का यत्न करना चाहिए। तो क्या करने को कहती हो? वे चीखे। हम लोग जाकर उन्हें लिवा लाएं। मैं अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लूँगी। वैसे भी अब उन दोनों को वहाँ रहने में का कोई तुक तो है नहीं। रजनी की पढ़ाई यहाँ से भी हो सकती है, बल्कि और अच्छी तरह से हो सकती है। तुम सोचती हो तुम्हारे बुलावे से ही वे आ जाएंगी? क्यों नहीं आएंगी? शादी तक में तो आई नहीं। मिन्नतें कर कर के हार गया मैं। तो क्या हम वही गांठ मन में लेकर बैठे रहे? देखो मनोज, कुछ हमें भी भूलना होगा। उनका मान यदि तोड़ना है तो पहले हमें झुकना होगा, फिर देखना कैसे चुटकी में सब काम होते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ अपना बहू बेटा कोई हमेशा के लिए छोड़ थोड़ी ना देता है। तुम्हारा यह भ्रम है। वे बहुत नाक वाली हैं, नहीं आएंगी। और वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। सचमुच वे बड़ी नाक वाली निकली। 10 बार जाकर इन्होंने नाक रगड़ी, तब कहीं उन्होंने आने की अनुकंपा की। इतने दिनों तक कहती रही, तब नहीं माने। तब जब गरज पड़ी तब बुलाने गए, इसलिए आते ही उन्होंने सबको नाको चनी चबवा दी। आते ही उन्होंने अड़ोस पड़ोस में ऐलान कर दिया, मेम साहब को तो दफ्तर जाना होता है। हमारे मुन्ना राजा तो बेचारे अभी तक स्कूल कॉलेज के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर घर कौन संभाले, राजकुमारी की देखभाल कौन करे, इसलिए 2 दाइयाँ बुलवाई गई हैं। रूखा सूखा खाकर कोने में पड़ी रहेंगी। दरअसल राजकुमारी जरा जल्दी ही आ गई थी। अभी हमारे पास बच्चे का कोई प्रावधान नहीं था, पर जब डॉक्टर ने यह खुशखबरी सुनाई तो उसे ईश्वरी सौगात को लौटाने का मन भी नहीं हुआ। प्रसूति के लिए मैं माँ के यहाँ चली गई थी। 3 महीने की पूजा को लेकर घर लौटी। इसी बीच रोटी पानी की समस्या को लेकर यह अम्मा जी को ले आए थे। बोले, रोटी पानी का तो बहाना है, खाना तो मैं होटल में भी खा सकता हूँ, पर सोचा कि कल को तुम बैंक जाने लगोगी तब भी तो घर में कोई चाहिए। सिर्फ नौकरों के भरोसे तो बच्ची को दिन भर छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक माँ के यहाँ रही ये रोज शाम को मुझे देखाते, पर अम्मा जी एक बार भी नहीं है। माँ अक्सर कहती, कैसी कटकरेजी है तेरी सास, क्या एक बार भी उसका पोती देखने का मन नहीं होता? माँ तो मेरी ससुराल जाने की कल्पना मात्र से व्याकुल हो जाती। मगर मनोज,
यह नई व्यवस्था न करते तो मैं पूजा को माँ के हाथों ही सौंपती। 3 महीने बाद ज्वाइन करके मैंने फिर छुट्टी बढ़ा ली। वह एक दिन भी मुझ पर भारी पड़ गया था। दिन भर मन घर में ही लगा रहा। उधर पूजा ने भी रो रो कर सारा मोहल्ला जुटा लिया। सारा हाल देख सुनकर मनोज मुझे छुट्टी समाप्त होने से पहले ही घर ले आए, ताकि बच्ची नए लोगों से परिचित हो सके, नए वातावरण की अभ्यस्त हो सके। बहुत जोरदार स्वागत की तो मैंने आशा भी नहीं की थी, पर अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ेगा यह भी नहीं सोचा था। रजनी पड़ोस में सहेली के पास बैठी थी। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया। अम्मा जी रसोई में व्यस्त थी। कुंडी खोलकर दोबारा वहीं लौट गई। उनके पांव छूकर मैंने पूजा को उनके चरणों में डाल दिया, पर आशीर्वाद देना तो दूर रहा, उन्होंने आंख उठाकर देखा भी नहीं। अपमान का घूंट पीकर रह गई मैं। अनायास ही जिया की याद हो आई। रिक्शा रुकते ही कैसे हुलस कर दौड़ी आई थी, फिर मुझे दरवाजे पर खड़ा करके वैसे ही भागी भागी भीतर गई थी। राइनोन उतारने के बाद ही मुझे भीतर प्रवेश मिल सका था। पूजा को उन्होंने लपक कर गोद में उठा लिया था और उसके कुनमुनाने की परवाह न करते हुए देर तक दुलारती रही थी। पोती की इच्छा में उस दिन पंडित जी ने सारे शिष्यों को छुट्टी दे दी थी। जिया ने खीर पूड़ी बनाई थी, मोहल्ले में बताशे बांटे थे। चलते समय रघुनाथ जी का प्रसाद कहकर ढेर सारा सामान साथ दे दिया था। मुझ पर तो अम्मा जी की अब कृपा सदा से थी, पर सोचा था कि बच्ची को देखकर उनका शायद मन पिघल जाएगा। मेरी यह आशा एकदम व्यर्थ भी नहीं हुई। मुझसे वे वैसे ही कटी कटी सी रही, पर पूजा को अधिक समय तक अनदेखा न कर सकी। गोरी चिट्टी गुलगोथनी पूजा बिल्कुल उनके बेटे की प्रतिमूर्ति थी। मैं जानबूझकर उसे लिटाकर इधर उधर काम में लग जाती। वे चुपके से आकर उसे उठा लेती, लाड़ करती। मेरी जरा भर आहट पाते ही पटक कर चली जाती। 15 दिनों में ही वे इतनी मोहावशिष्ट हो गई कि उन्हें फिर मेरा संकोच भी न रहा। वे दिन भर उसे चिपटाए रहती और मुझे सुनाकर रजनी से कहती, गनीमत है माँ पर ना गई, नहीं तो हाथ लगाने का भी मन नहीं होता। कई बार मन होता कि तड़ से कह दूं, लाख काली से ही कोख तो मेरी उजली है, आप ही की तरह गोरा चिट्टा बच्चा मैंने जन्मा है, पर फूस के ढेर में चिंगारी डालने की हिम्मत मेरी कभी नहीं पड़ती।